दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक मेरिटधारी अभ्यर्थी। इनसे हम लोग बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि एक आदमी इतना मुश्किल से मेहनत करके 10th 12th बीएड करने के बाद एग्जाम दे करके मेरिट में आता है और इस उम्मीद के साथ आता है कि अब हमारे ज़िंदगी में कुछ खुशहाली आएगी, कुछ ज़िंदगी आसान होगा और एक जॉब मिलेगा। और जो गरीब बच्चे आस लगाए बैठे हैं सरकारी स्कूल में कि हमें एक अच्छा शिक्षक मिलेंगे, उनको अपनी सेवा देंगे, लेकिन इसके बाद जब सरकार वहाँ उनके साथ धोखा करती है तो उन पे क्या बीतता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जी नीरज जी, हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद, क्योंकि आपने मुझे अपने चैनल में आने का मौका दिया। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जब एसटीईटी का एग्जाम दिया था तो क्या उम्मीदें थी आपकी और क्या सरकार ने आपकी उम्मीदों को पूरा किया है? जी, एसटीईटी मैं अपनी बात नहीं, मैं तमाम मेरिटधारियों की बात करता हूँ। दिन रात मेहनत करके वो मेरिट में आए। उन्हें मेरिट भीख में नहीं मिली या किसी के रहमो कदम पे नहीं मिली। उन्हें दिन रात मेहनत करके वो मेरिट लिस्ट में आए। तो एक उम्मीद की किरण जगी 30,675 विद्यार्थियों में, जो डीएवी में, डीपीएस में, आईएएस विले में, बहुत सारे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ा रहे थे अपनी मेहनत के दम पर, अपने मेरिट के बदौलत। और मेरिट के कारण ही वो मेरिट लिस्ट में 21 जून को आए। सरकार का भी रुख शुरुआती दौर में अच्छा था कि सबकी नौकरी पक्की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि जो भी मेरिट लिस्ट में आए हैं सबकी नौकरी पक्की। विज्ञापन के अनुरूप सारा काम हो रहा था, लेकिन 26 जून के लेटर ने तमाम मेरिटधारियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। तो ये सरकार की गलत नीतियों के कारण हम लोग तमाम मेरिटधारी शिकार हैं। तो अब जरूरत है, जो भी मेरिटधारी हमारे हैं सब लोग इसका सड़क से लेकर संसद तक विरोध जताएंगे, क्योंकि सरकार के मन में मेरिटधारियों के प्रति अच्छी धारणा नहीं है। जी, तो आप जो कह रहे हैं कि हम लोग मेहनत करके मेरिट में आए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं एसटीईटी में ही जो आप पे इल्जाम लगाते हैं कि आप बैकडोर से आए हैं, आप डोनेशन देके मेरिट में आए हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें कई हमारे मित्र हैं जो दरोगा में पीटी क्वालिफाइड हैं, मेंस क्वालिफाइड हैं। मैं भी दरोगा का, बिहार दरोगा का 2 बार मेंस क्वालिफाइड हूँ। मैंने सीजीएल क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण बात है मेरे लिए कि मैं मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया। मैंने कई परीक्षा, हमारे जैसे कई मित्र हमारे साथी जो मेरिट में आए हैं, बीपीएससी का मेंस देते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, और जब ये लोग मेरिट में आए तो अभिभावक लोगों के मन में भी ये मैसेज गया कि विद्यालय में मेरिटधारी आएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अभी देखने को मिलता है जो टीचर सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में 10,000 8,000 पाने वाले टीचर पर निर्भर करते हैं। तो ये जब मेरिटधारी विद्यालय में आएंगे तो इनके बच्चे, जो अभिभावक हैं, सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा, जो सरकार का भी लक्ष्य है। तो जो लोग कहते हैं कि मेरिट वाले बैकडोर हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरिट वाले तो बैकडोर है नहीं, ये सरासर गलत। अगर बैकडोर कैसे हो? बैकडोर होता अगर ये कदाचार मुक्त परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होती, तब जो लिस्ट बनता तो बैकडोर वाले, यही तो कमी खटकती है उन लोगों को। हाँ, जो परीक्षा रद्द होने के बाद जो ऑनलाइन से जो एग्जाम हुआ कोरोना काल में, जान को जोखिम में डालकर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से बच्चे, 300 किलोमीटर से बच्चे पटना में ऑनलाइन एग्जाम दिए और कदाचार मुक्त परीक्षा के द्वारा मेरिट लिस्ट में आए। तो ऐसे लोग कह रहे हैं, जो लोग ऑफलाइन मोड से एग्जाम दिए थे, जिनके हाथ में क्वेश्चन पेपर मिल गया था, उन लोगों के लिए वो लोग खुद कदाचारी थे, तो आरोप तो लगाएंगे ही ना। आप देखते ही हैं। एक बात बताइए, आप कहते हैं कि हम मेरिट में हैं, लेकिन आपके जो परम तेजस्वी शिक्षा मंत्री हैं वो कहते हैं कि मेरिट अर्थहीन है, मेरिट तो कुछ होता ही नहीं है।
इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ वोट बैंक की राजनीति, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं जी। 30,000 लड़के मेरिट में हैं और 50,000 लड़के नन मेरिट में हैं। तो उनको नजर आता है कि 30,000 मेरिट में है और 50,000 नन मेरिट में है। तो हमारा जो है 30,000 के चलते 50,000 का वोट जो है मेरा नुकसान हो जाएगा। तो मेरिट बराबर नन मेरिट कर देते हैं, तो दोनों पक्ष जो है, मेरिट अगर ये नाराज भी होता है तो हमारे नन मेरिट वाले खुश रहेंगे। यहाँ वोट बैंक की राजनीति देखने को मिलती है। आप अक्सर देखते भी होंगे गांव समाज में नीरज जी, जिस घर में वोटों की संख्या ज्यादा होती है, अगर वो गलत भी होता है तो उसको सही ठहराया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात हमारे माननीय शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। आखिर वही शिक्षा मंत्री ने कहा था ना कि सबकी नौकरी पक्की। यही शिक्षा मंत्री ने कहा था ना कि मेरिट जो है, जो मेरिट में आए हैं उनकी 100% नौकरी पक्की, उनकी 100% नौकरी। तो आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि ये 5 दिन के बाद फिर मेरिट बराबर नन मेरिट कैसे हो गया? क्या पास बराबर फेल होता है? बिहार जो है बुद्धिजीवियों की धरती रही है, विद्वानों की धरती रही है। आज बिहार की जो होना चाहिए, जो क्रेज है, वो क्रेज जो है पूरे हिंदुस्तान में, छोड़ दीजिए पूरे विश्व में बिहार का क्रेज खराब हो गया, यही माननीय शिक्षा मंत्री के कारण। क्योंकि आज हम लोग बिहारी हंसी के पात्र बन गए हैं। पूरे विश्व में बिहार जाना जाता था। लोग जो है यहाँ पर कौन, समुद्रगुप्त आए, कुमार गुप्ता आए हैं, हर्षवर्धन आए, मेगास्त्रीज आए हैं, एक से एक जो है सो यहाँ पर लोग आए, क्योंकि ये विद्वानों की आर्यभट्ट जैसे लोग यहाँ जन्म लिए। हम लोग अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते थे, लेकिन 26 जून के बाद हम लोग अपने आप को बहुत नीचा समझने लगे हैं। वही माननीय शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट के कारण उन्होंने कहा कि मेरिट क्या होता है, मेरिट अर्थहीन है। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या बिना मेरिट के ही वो विधानसभा अध्यक्ष बने? क्या बिना मेरिट के ही वो शिक्षा मंत्री बने? क्या बिना मेरिट के कारण ही वो सरांजन विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो आपका कहना है कि माननीय मंत्री जी जो हैं वो वोट बैंक बचाने के लिए मेरिट को शहीद कर दिए। जी बिल्कुल, 100% इसमें सच्चाई है। ये 100% यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है। हमें देखता हूँ के लिए बिहार के गरीब बच्चों का जो भविष्य है उसको कुर्बान कर दिया गया, नीलाम कर दिया गया। जी बिल्कुल, चंद वोट की खातिर जो है, ये 50,000 वोट की खातिर ये 30,000 मेरिटधारियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किए हैं। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है नीरज जी, कभी पराजित नहीं हो सकता है। हम लोग जब तक हम लोग अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे, विज्ञापन से खिलवाड़ हुआ है। अनुच्छेद 309 कहता है कि विज्ञापन एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत विज्ञापन निकलता है, जिसमें राज्यपाल की स्वीकृति होती है। लेकिन यहाँ हम तमाम मेरिटधारियों के साथ बिहार सरकार जो है कुठाराघात कर रही है, उनके भविष्य के साथ खेलने का काम कर रही है। तो मैं चाहूंगा इस अपने चैनल के माध्यम से ज्यादा तक इसको पहुंचाने की कृपा करेंगे। इसके पीछे कहीं न कहीं एक कारण ये भी है कि जो माननीय लोग हैं बिहार के, बड़े IAS IPS हो या शिक्षा मंत्री हो, इनके खुद के बच्चे तो बाहर विदेशों में पढ़ते हैं और गरीबों के बच्चों के लिए ये नॉन मेरिट शिक्षक लाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, आप आए दिन मीडिया में ये बात आप देखने को मिलता है कि एक तरफ तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, दूसरे तरफ जो है विद्यालय में ऐसे ही शिक्षक को नियुक्ति करते हैं जिन्हें अच्छी तरह से जो है वो इंग्लिश का या किसी सब्जेक्ट का ABC भी पता नहीं होता है। संडे मंडे तक लिखना नहीं आता इन लोगों को। वही ABC पता नहीं होता है, संडे मंडे की जानकारी नहीं होती है, टेबल की जानकारी नहीं होती है, और बिहार के मुख्यमंत्री का भी नाम पता नहीं होता है। मैंने ऐसे भी वीडियो देखा है। और एक तरफ ऊंची ऊंची बातें करते हैं, वही बात है कि ऊंची दुकान फीकी पकवान फिर भी मेरा देश महान, वही बात चरितार्थ होती है हमारे बिहार के लिए, और बिहार सरकार जो कर रही है वही बात चरितार्थ होती है। तो मैं आपके चैनल के एक बात और जानना चाहेंगे कि जबकि बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री ने और आला अधिकारियों ने मेरिट को कुर्बान कर दिया है, तो जो 30,675 लोग मेरिट में हैं, अब उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? उनको क्या करना चाहिए? उनको एकता के सूत्र में बंधने की जरूरत है। अभी जो गुटबाजी हो रही है,
सब लोग अपने अपना अपनी, एक कहावत है, आपदा में अवसर। आपदा में अवसर जो तलाश रहे हैं लोग, उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि आप लोग एकता के सूत्र में बंधकर जब तक इस तुगलकी बिहार सरकार की तुगलकी फरमान का पुरजोर विरोध नहीं करेंगे, तब तक हम लोग अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं होंगे। और 30,675 जो मेरी धारी है भाई हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। मैंने देखा है कि कई हमारे जैसे कई भाई हैं जो 2 साल से बैठे हुए हैं, उनके 4 बच्चे हैं, उनके बच्चे को ठीक से निवाला भी नहीं मिल रहा है, उन्हें मानसिक, आर्थिक, शारीरिक परेशानी से जूझना पड़ रहा है। तो माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से भी मैं आग्रह करता हूं कि एक तरफ जो है समृद्ध बिहार की बात करते हैं, समृद्ध बिहार, तो आखिर समृद्ध बिहार कैसे होगा? समृद्ध बिहार तो तभी होगा ना जब मेरिटधारियों के साथ न्याय होगा, जब जो है विद्वानों की पूछ होगी, जब विद्यालय में विद्वान शिक्षक जाएंगे। आखिर विद्वान शिक्षक जाएंगे तभी तो विद्वान बच्चे क्रिएट होंगे। जब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी होगा ना जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आएंगे विद्यालय में। बिल्कुल। तो ऐसे में मैं भी यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी से मेरिट को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और किसी में कोई कमी नहीं है। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, सब ईमानदार हैं, अपनी जगह सब सही काम कर रहे हैं। बस आवश्यकता है तो एक जगह आकर और एक बार अंतिम प्रहार पुरजोर होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल सरकार सबसे पहले की मेरिट और नॉन मेरिट में बांटने का काम किया है 26 जून के लेटर के द्वारा। जी। अगर सीट बढ़ाने की मांग करते, बिहार में अभी लगभग 2.5 लाख शिक्षकों वैकेंट सीट है, 2.5-3 लाख के आसपास। तो अगर सीट बढ़ाने की बात करते तो मैं समझता हूं कि मेरिट के साथ साथ जो भाई हमारे नॉन मेरिट में हैं, जिनको नॉन मेरिट घोषित किया गया है, तो वो भी नॉन मेरिट वाले भी जो है उनका भी हो जाता, मेरिट वाले का तो होता ही। ऐसी बात थोड़ी है। और खासकर जो 1 नंबर से पिछड़ रहे हैं, 2 नंबर से पिछड़ रहे हैं या बाउंड्री लाइन के पास जो है, उनका तो 100% होता है, सोशल साइंस हो चाहे कंप्यूटर साइंस हो है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। तो अब जरूरत है इस बात की कि मैं नॉन मेरिट वाले से भाई से भी आग्रह करता हूं कि आप लोग भी मेरिट वाले का सपोर्ट करें। बिल्कुल। हम दोनों को 2 खेमे में बांटा गया है। बिल्कुल। ये सरकार की गंदी राजनीति है। अभी और गंदी राजनीति के शिकार हम लोग को, और वक्त आ गया है कि हम लोग इस बात को समझाएंगे। जिस तरह से अंग्रेजों ने हमें हिंदू मुस्लिम में बांट के लड़ाया था, उसी तरह से यह सरकार हमें मेरिट नॉट मेरिट करके लड़ा रही है। उस समय एकमात्र दुश्मन अंग्रेज था और अभी हमारा एकमात्र दुश्मन ये बिहार सरकार और शिक्षा विभाग है। नीरज जी, मैं पार्टी पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय सरकार ने भी 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था। बिल्कुल। 19 लाख रोजगार क्या अभी तक जो है 1 लाख भी मिला है? नहीं मिला है। आप देख रहे हैं कि 94,000 में लगभग 48,000 के अप्रोक्स की शिक्षक की नियुक्ति हो रही है, लेकिन सरकार जो है 94,000 हमने शिक्षकों को नियुक्त किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि सेंट्रलाइज बहाली, यही अगर सेंट्रलाइज बहाली होता तो 94,000 में 94,000 सीट फिल हो जाता है। तो उसी तरह स्टेट में भी चाहूंगा कि मेरिट के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो, साथ ही सेंट्रलाइज बहाली हो। सेंट्रलाइज बहाली होने से मेरिट वाले का तो होगा ही होगा, जो नॉन मेरिट में हमारे भाई हैं, जो हमारी बहन नॉन मेरिट में है, जो सब लोगों का कल्याण होगा। और सरकार का भी जो नारा है, सबका हाथ, सबका साथ और सबका विकास, तो सरकार जो घोषणा करती है उस घोषणा पर भी जो है ये काम हो जाएगा कि सबका हाथ, सबका साथ और सबका विकास। ये सेंट्रलाइज बहाली होगी तभी संभव होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने, और आपने अपना कीमती समय निकालकर इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के लिए रखा, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी वादे के साथ कि फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, आपसे सर अब विदा लेंगे। जी धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।